तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और अब आप चेक करने के लिए तैयार होंगे कि ये कैसे करा है। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे पता करने के लिए कि HCF क्या हमारा 4 ही आ रहा है। देखिए मेरा तो आ रहा है, मैंने ये दो तरफ की लिखा है, मैंने आपको फिर से याद दिलाने के लिए कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 2 into 2 ये 2 into 2 ये 5 बार आ रहा है, 2 5 बार आया तो यहाँ पे हमने 5 बार लिख दिया। 3 1 टाइम्स था तो यहाँ आप 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी 2 into 2 2 टाइम्स आता तो यहाँ 2 टाइम्स लिख दिया। 101 एक बार था, एक बार लिख दिया। अब 2 एक बार कॉमन 2 2 एक दूसरी बार कॉमन 2 4। यहाँ HCF जब निकालते हैं तो लोएस्ट पावर लेते हैं, LCM जब निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे 2 ही कॉमन आ रहा है तो हम HCF निकाल रहे हैं तो लोएस्ट पावर लेते हैं HCF में 2 2 raised to 2 तो HCF आ गया 4। यहाँ तक तो सही है। अब नीचे क्या करा, ये कुछ याद है आपको? HCF into LCM is equal to product of two number। ये कैसे याद आया? देखिए अपनी कॉपी खोल के, ये मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले। तो HCF into LCM is equal to product of two number। HCF अपना 4 आ गया, LCM लिख दिया 96 into 404। अब 4 को यहाँ भेज दिया, 4 से इसे कैंसिल कर दिया 24 टाइम्स और 24 की जब 404 में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया 9696। क्या आपका भी यही आ रहा है? यही आ रहा है तो कांग्रेचुलेशंस। नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। अब ये बोल रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 141 एंड 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। ये कह रहा है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगी, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। तो अब बस हमें ये निकालना है कि कितनी डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगी। मैंने आपको ऐसा एक जब मैं आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर करा रहा था टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग वाला, मैंने आपको उसमें एग्जांपल दिखाया था। अपनी अगर आपको याद नहीं है तो आप अपनी कॉपी खोलिए और मतलब आपकी कॉपी तो खुली भी होगी, मुझे पता है कि आप नोट कर रहे हैं साथ साथ। थोड़े से पेज पीछे पलटिए और वहां पे देखिए कि ये मैंने इसके ऊपर कुछ समझाया था आपको, जिससे आप ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने कैसे करा है, यही प्रोसीजर फॉलो करा है या इससे अलग करा है, या फिर अगर अलग भी करा है तो क्या आपका आंसर सही आ रहा है। वैसे सही प्रोसीजर यही है, इसी के पूरे नंबर मिलेंगे। ये जो मैंने आलतू फालतू की बात लिख रखी है, भले आप इसे ना लिखे फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने ये पूरी वर्किंग करके दिखाई है और आखिरी में ये लिखा है जरूर। तो रेशनल नंबर क्यों लिख दिया मैंने? गिवन रेशनल नंबर क्योंकि ये P बाई Q की फॉर्म में है। अगर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक P ऊपर और नीचे ऐसे नंबर मिलेंगे जो को प्राइम है, जो कि सिर्फ 1 से जाएंगे, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर की करी, मगर यहाँ पे तो टर्मिनेट लिखा है, मतलब हमें पता है कि ये 2 into 5 2 raised to n into 5 raised to m की फॉर्म में ही आएगा। मगर जब हमने 120 के प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 raised to 3 into 3 into 5 आ गया, यहाँ तो 3 आ गया, मतलब ये क्वेश्चन गलत है। नहीं, ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये 3 कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। फिर हमने देखा कि 141 को हम क्या किसी कोई नंबर की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने वर्किंग करके दिखा रखी है, 3 into 47 3 into 47 लिख दिया। फिर जब हमने इनकी सिंप्लीफाई वैल्यू यहाँ लिखी तो हमें पता चला कि 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखिए फिर से देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या आया 47/2 क्यूब इंटू 5। मगर जब हमें ये निकालना है कि कितनी डेसिमल प्लेसेस बाद होगा तो हम नीचे 10 बनाने की कोशिश करेंगे। और 10 कब बनेगा? जब मल्टीप्लाई में, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, जब मल्टीप्लाई में पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे पावर सेम करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे 5 raised to 2 into 5 raised to 2 की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। क्यों करी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? जिससे ये इक्वल रहे, क्योंकि बाद में अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना होता तो ये इससे कट जाता, ये वही वैल्यू आती।
जिससे ये इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जिससे उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, वही आखिर में वही वैल्यू आए। तो जब हमने नीचे इसकी मल्टीप्लाई करी तो 2 इंटू 5 पावर सेम थी तो 3 हो गया, 2 इंटू 5 ब्रैकेट में आ गया और मल्टीप्लाई उधर चली गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट में पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई। फिर ऊपर 47 इंटू 5 इंटू 5 लिख दिया सिंप्लीफाई करके। पहले 47 की 5 में करी, नंबर आया, फिर इसकी 5 में कर दी 1175 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि यहाँ 10 रेज़ टू पावर 3 थी तो इसलिए 30। फिर 3 नंबर इधर काउंट करा तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब हम लिखेंगे therefore 141 upon 120 will terminate after 3 decimal places। 3 डेसिमल प्लेसेस बाद वो टर्मिनेट होगा। अगर आपसे पेपर में ऐसे पूछा जाए कि यही नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आप कैसे करेंगे? अगर आपको 120 के ऐसे फैक्टर मिले, ये फैक्टर मिलेंगे, मगर आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर इसमें ये डिनोमिनेटर 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं आ रहा है, फिर भी आप एक बार जो न्यूमरेटर है उसे सिंप्लीफाई करके देखिएगा कि इसमें वही नंबर तो नहीं आ रहा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, जिससे बाद में वो कैंसिल हो जाए। ये एक छोटी सी बात थी, इसे आप नोट कर सकते हैं अपने पेपर के पेज के टॉप पे जिसपे आप काम कर रहे हैं कि ऑलवेज यूज टू सिंप्लीफाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ नंबर आर स्मॉलर। और अगर बिगर भी है तो आप फिर भी कर सकते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 1650 एंड 847। तो अब आप इसे पहले खुद सॉल्व करके देखिए फिर बताइए। वैसे मैंने कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि आप सही करेंगे, ये बहुत आसान है, फिर भी मैंने आपके लिए लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका ये आपने देखते ही चंद सेकंड में कर दिया होगा कि आप बहुत फास्ट हो चुके हैं। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करा है और 1650 यहाँ लिख दिया, 847 यहाँ। अब 847 टू जा तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 8 टू जा 16 हमें पता है और 50 वैसे ही है और 47 तो बड़ा हो जाएगा। तो 847 वनजा चलाया, 847 1650 में से जब हम 847 माइनस करेंगे तो 803 आ गया। अब हमने इस 847 को यहाँ पे नोट कर दिया और 803 को डिवाइजर बना दिया। और फिर अब हमने फिर से देखा ये तो बहुत पास है, सेकेंड टाइम चलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। वनजा चलाया तो यहाँ पे 44 आ गया, 803 आ गया, 44 को यहाँ नोट कर लिया तो 44। अब आप देखिए मुझे भी ये करने में टाइम लगा था, 18 जा या 15 जा, कि मैं भी आपके साथ साथ ही कर रहा हूँ, मैं अलग नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई आंसर शीट खुली है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ। मैं इस स्टेप में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मगर मुझे पता है कि आपकी टेबल अच्छे हैं तो आप एकदम पता लगा देंगे। तो 18 जा प्लस 11 तो 44 यहाँ आ गया, 11 यहाँ आ गया, 11 4 जा 44 प्लस 0, ऐसे हमारा HCF 11 आ गया। तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इसमें से बताना है कि कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। 5 माइनस √3, 5 प्लस √3, 4 प्लस √2, 5 प्लस √19। तो चलिए शुरू हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो कर लिया होगा क्योंकि वो बहुत ही आसान था। अब अपना ये टैली कर लीजिए मेरे साथ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, पढ़ते हैं। इफ P इज ए रेशनल नंबर, मतलब मैंने यहाँ पे कोई ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अगर P कोई रेशनल नंबर है, तो √P इज एन इरेशनल नंबर। तो जो रूट P है वो एक इरेशनल नंबर होगा। नहीं, रेशनल नंबर तो P/Q होते हैं, तो इज अ प्राइम नंबर मान लो, प्राइम नंबर। इफ 2 is a prime number then if P is a prime number then √P is an irrational number।
अगर p प्राइम है तो अंडर रूट p इरेशनल होगा। अब यहाँ पे रूट 3 है तो इरेशनल, रूट 3 है तो इरेशनल, रूट 2 है तो इरेशनल, रूट 9 इरेशनल नहीं है। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3, मगर 3 क्या हो सकता है, प्लस माइनस, या तो प्लस माइनस 3 हो सकता है। तो यहाँ पे एक बार तो हमारा आंसर 8 आ गया, मेरे से भी गलती हो गई, सबसे हो सकती है। या फिर हमारा आंसर आ सकता है 5 - 3 जो कि क्या है 2। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो वह हाउ मेनी प्राइम फैक्टर आर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 505। मुझे उम्मीद है कि ये आपने कर लिया है, क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हैं। जल्दी से शुरू कर दीजिए 505 के प्राइम फैक्टर निकालना। अब कैसे निकालने, मुझे वीडियो पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए। हो गया, चलिए अब देख लीजिए कैसे कर रहा है। 505 सबसे पहले 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से ही कर दिया कैंसिल। 1001। अब ये किससे होगा, अब एक बात सुन लीजिए, इसे कहीं पेज पर नोट कर लीजिए। अगर कहीं कोई ऐसा नंबर आए जो ना तो 2 से दिख रहा हो, ना 3 से दिख रहा हो, ना 5 से, तो या तो वो 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, या 13 से जाएगा, या 17 से जाएगा, या 19 से जाएगा। ये आप सोच सकते हैं अपने पास, मतलब आप ये आइडिया लगा सकते हैं इससे। तो 5005 7 से गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, ऐसे हो गया। अब 143, अब 143 को आप ऐसे देखो, 143 इसे क्या लिख सकते हैं, 13, 143 13, और बचा हुआ एक कहां गया, एक को यहां लिख दो 13, तो ये तो 13 से कैंसिल है। मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे चीजों को सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। 14 की जगह 13, 1 गया तो यहां लिख दिया 13, तो ये 13 से कैंसिल है, तो मैंने 13 से कैंसिल कर दिया। अब आगे 11, 11 1 जा 11, तो कितने प्राइम फैक्टर हो गए, 4 प्राइम फैक्टर हो गए। इसे नोट कीजिए, जिनसे नहीं हुआ वो नोट कीजिए, और जिन्होंने कर लिया वो इंतजार कीजिए अगले क्वेश्चन आने की। तो आपका इंतजार खत्म होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, HCF ऑफ 2 नंबर इज फिल इन द ब्लैंक। तो क्या हो गया, हमें HCF निकालना है। LCM इज 210 एंड द नंबर्स आर, नंबर तो बताया ही नहीं, पता तो रखे हैं, ऐसे नहीं देखो बता रखे हैं मैंने, 42 और 70 हैं, तो ठीक है। अब आप इसका HCF निकालिए, आपका समय शुरू होता है अब। टिक 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 टिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। गौर कीजिए, वी नो दैट HCF into LCM is equal to product of 2 नंबर। हम जानते हैं HCF into LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है। तो हमें HCF निकालना है, HCF ही रहने दिया, इंटू 210 कहाँ है, ये रहा 210, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 42 70 दे रखे हैं, हो गया। अब HCF को यही अकेला छोड़ दिया, 210 को नीचे ले गए, आसानी से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 7 1 जा 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 12। तो HCF क्या आ गया हमारा, HCF आ गया 14। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या लिख देंगे, 40। चलिए तो नोट कीजिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देयर विल बी हाउ मेनी जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू 2 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 3। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है बिल्कुल। तो अब शुरू हो जाइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। टिक टिक टिक। अब आप में से जिन ने भी ये कर लिया उन्हें बहुत
बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूं मैं। देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था मगर बहुत ट्रिकी था। अगर आप ये सोच, आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसकी मल्टीप्लाई करते करते तो हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया। और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप इसे किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा कोशिश करें कि आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दे। देखिए, मैंने यहाँ वही करा, 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 6 इंटू 1 इंटू 3 ऐसे लिख दिया। मुझे पता है कि आपको मैंने बताया था कि आप खुद ही सोचिए, अगर मैं यहाँ पे किसी तरह 10 बना दूं, यहाँ पे अगर मैं किसी तरह 10 बना दूं तो 10 के आगे जितनी जीरो होगी उतनी ही जीरो इस क्वेश्चन के आखिर में भी होगी। अगर मैं 21 की मल्टीप्लाई 10 में करूं तो क्या आंसर आएगा, 210 मतलब जितनी जीरो यहाँ थी उतनी इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के आखिरी में वही उतनी जीरो आई। वैसे ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे मैंने 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर साथ में लिया और 7 स्क्वायर इंटू 6 इंटू 1 इंटू 3 इन्हें सेपरेट लिख दिया। अब मैं यहाँ पे 10 बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 10 बनाने के लिए सेम पावर होना जरूरी है। एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट्स में आपने 6 में पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई में अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे हो गया 2 इंटू 5 हो गया 10 स्क्वायर और एक 2, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और 2 क्यूब क्या होता है 8, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। और 2 स्क्वायर क्या होता है 4 होता है 2 स्क्वायर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें 2 को तो एक साथ ले लिया, 2 स्क्वायर इंटू 2 अलग छोड़ दिया, फिर भी तो आंसर 8 ही आया। वैसे ही यहाँ पे है 2 क्यूब की जगह मैंने 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख दिया और 2 मल्टीप्लाई में बाहर भेज दिया, आंसर फिर भी सेम ही आएगा, मल्टीप्लाई हो रही है। तो पावर सेम थी तो बेस मल्टीप्लाई हो गया, 10 आ गया। 2 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 6 इंटू 1 इंटू 3, अब स्क्वायर है तो 100 होगा, 10 का स्क्वायर 100, इसमें कितनी जीरो है 2, तो आखिरी में कितनी जीरो होगी, देयर विल बी 2 जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर। 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 6 इंटू 1 इंटू 3। ये था क्वेश्चन, इसे आप अपनी कॉपी में मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दीजिए इस क्वेश्चन के सामने, और ये बहुत इंपोर्टेंट भी है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक वर्ड प्रॉब्लम पर बेस। यहाँ पे लिखा है 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर, ये लीटर है। 2 टैंकर कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। 2 टैंकर रखते हैं 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल। उस मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है उस कंटेनर की, उस डब्बे की। कंटेनर मतलब बहुत बड़ा होगा वो डब्बा। विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर, किसी भी एक टैंकर का जो कितना पेट्रोल है वो मेजर कर सके। टेकन इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, बराबर मात्रा से लिया गया हो। तो आप शुरू हो जाइए, इसमें एक जादुई शब्द है जो देखते ही आप समझ जाएंगे इसमें क्या करना है। तो चलिए शुरू हो जाइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। टिक 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 टिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये कर लिया होगा क्वेश्चन। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मुझे पता है कि आपने ये कर लिया है। मैक्सिमम कैपेसिटी, अब शुरू कर रहे हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680। जो क्या देखिए मैक्सिमम शब्द आ रहा है तो बताया था मैक्सिमम यानी एचसीएफ, मिनिमम यानी एलसीएम। चीजों को मिलाना हो तो एलसीएम, चीजों को बराबर करना हो तो एचसीएम। मुझे पता है कि ये बात आपके क्लियर है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680। तो नाउ एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680 इज 850 इज इक्वल टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। नाउ एचसीएफ ऑफ 850 एंड 860 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 850 इज इक्वल टू 680 इंटू 1, रिमाइंडर आ गया 170। तो 680 इंटू 170 इज इक्वल टू 170 कितने टाइम्स, 0 से 0 गया, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, तो 174 जा क्या होगा 1680, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विल बी 170 लीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आती है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इससे अगला। तो अब ये हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी इंग्लिश मैथ आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि किसी सेमिनार में हिंदी इंग्लिश और मैथ के पार्टिसिपेंट है जो कि है 60, 84 और 108 रेस्पेक्टिवली। मतलब जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ यहाँ लिखा है वैसे उनके नंबर 60, 84 एंड 108 यहाँ लिखे हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच केस नंबर ऑफ if in each room the same number of participant are to be seated। मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं इफ इन ईच केस, अगर हर एक केस में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो जो कि सेम सब्जेक्ट के हो, जो हिंदी के लिए हैं वो हिंदी के में जाएं, जो इंग्लिश के लिए हैं वो इंग्लिश के में जाएं, जो मैथ के में है वो मैथ के में जाए। और ये जैसे कि हिंदी के सब एक साथ, इंग्लिश के सब एक साथ, मैथ के सब एक साथ। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके जैसा मिलता जुलता आ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही आएगा, मगर इसके जैसा आ सकता है और ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले कमेंट्स में आप खुद करके बताइएगा कि आपने इसमें क्या सोचा था, क्या लगेगा। तो आपने क्या निकाला, HCF निकाला या LCM निकाला? मजेदार बात बताऊं, इसमें हमें HCF निकालना है जबकि यहाँ पे मिनिमम लिखा है। अब ये कैसे, अब यहाँ पढ़िए, नंबर ऑफ रूम मिनिमम कब होंगे? रूम मिनिमम तब होगी जब हर रूम में मैक्सिमम पार्टिसिपेंट होंगे। हर रूम में जब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट होंगे तभी तो रूम मिनिमम होंगे। जब हर रूम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे तभी तो रूम कम होंगे। अब दूसरा क्या लिखा है, इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट शुड बी सीटेड। मतलब हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होना चाहिए एंड ऑल ऑफ देम मस्ट बी सेम काइंड। रूम कितना मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकता है उसके हिसाब से जितने रूम बनेंगे उनमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो अब जब यहाँ पे हमें मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेंट निकाल ले कि रूम कितने मैक्सिमम पार्टिसिपेंट एकोमोडेट कर सकता है, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे अगर हम उससे पर रूम के हिसाब से कितना वो एकोमोडेट कर सकता है उतने पार्टिसिपेंट से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, रूम्स मिल जाएंगे हमें कितने हो सकते हैं। मैं एक बार आसान भाषा में समझा दे रहा हूं। सपोज 100 बच्चे हैं टोटल और पर रूम में 50 बच्चे आने हैं, तो कितने रूम बचे, 2 रूम बचे। ऐसे ही यहां पे हम करेंगे, टोटल निकाल लेंगे और फिर उसमें हम टोटल निकाल के उसे हम पर रूम के हिसाब से डिवाइड कर देंगे बच्चे कितने होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं HCF सॉल्यूशन। HCF ऑफ 60, 84 और 108 हमें क्या देगा, will give us maximum participants पर रूम। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट पर रूम के हिसाब से मिल जाएंगे। अब 60 के करेंगे, चलिए 60 जल्दी जल्दी, 2 3 जा 0, 2 1 जा 5 जा, 3 5 जा 5 1 जा। तो अब 84, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा।
ठीक है। अब अगला 108, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये आ गया। अब हम इसे जरा थोड़ा सफाई से लिख लेते हैं। डस्टर, ये रहा डस्टर। 60 इज इक्वल टू, अब हम इसे अच्छी तरह लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे फैला के तो बच्चे लिखते हैं। हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 84 लिखेंगे हम। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, हम ऐसे लिखेंगे इसे। 108 के क्या होंगे? 108 के ये रहे 108, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 1, ये आ गया। अब हम इसमें से अपना HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या आएगा? HCF मतलब लोएस्ट पावर, कॉमन नंबर की जो लोएस्ट पावर होगी वही हमारा HCF होगा। यहाँ पे 2 में सारी पावर स्क्वायर की है तो अपना HCF आ गया 2 स्क्वायर, और कुछ भी है क्या? 3 है। 3 में यहाँ क्यूब है मगर हमें लीस्ट पावर लेनी है 3⁻1, तो यहाँ पे ले लिया 3⁻1। अब 2 स्क्वायर मतलब 4, 3⁻1 3, तो 12। तो जो पर रूम मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं वो है 12। एक रूम में मैक्सिमम बच्चे 12 आ सकते हैं। तो अब क्या? मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम, पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम इज इक्वल टू 12। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स एक रूम में कितने आ सकते हैं? 12 आ सकते हैं। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं हमारे हैं टोटल पार्टिसिपेंट्स 60 इन प्लस 84 प्लस 108, 60 प्लस 84 144 प्लस 108, 144 108 कितना आ गया? 252। मैक्सिमम टोटल पार्टिसिपेंट्स भी आ गए और पार्टिसिपेंट्स पर रूम भी आ गए। एक रूम में कितने आ सकते हैं? तो अब लिखेंगे नंबर ऑफ रूम इज इक्वल टू टोटल पार्टिसिपेंट अपॉन पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम, मतलब कि क्या है? 12। नंबर ऑफ रूम इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाय 12। अब 252 को 12 से कैंसिल करेंगे। चलिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, एक बचा 12 2 जा 24, तो कितने वो एक बचा, तो 12 1 जा 12। कितने रूम की जरूरत है? नंबर ऑफ रूम इज इक्वल टू 21। रूम कितने चाहिए? 21। आपको एक और बार फिर से समझा देता हूं मैं। हमें पता है, इसमें दे रखा है कि मिनिमम रूम कब होंगे, तो जब मिनिमम रूम तब होंगे जब हर एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे। तो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैसे निकाला? मैक्सिमम शब्दार्थ, तो हमने इन तीनों का HCF निकाल लिया। HCF निकालने पे हमें पता चला कि एक रूम में मैक्सिमम पार्टिसिपेंट 12 आ सकते हैं। 12 आ सकते हैं मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स एक रूम में। तो अब हमें ये निकालना था कितने और रूम हो सकते हैं। तो हमने क्या करा, टोटल बच्चे जितने भी थे हमने उसे
पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम से डिवाइड कर दिया। पार्टिसिपेंट इन वन रूम कितने थे? 12। तो जब हमने 52 जो टोटल थे उसे 12 से मतलब पार्टिसिपेंट पर रूम से डिवाइड कर दिया, तो हमें कितने रूम की जरूरत पड़ी? हमें पता चला कि 21 रूम्स की हमें जरूरत है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 टॉफी हैं और आप उन 10 टॉफियों को उन्हें इस तरह आपको डब्बों में रखना है और एक डब्बे में बस 2 टॉफी आ सकती हैं। तो आपको क्या पता है? टोटल टॉफी है 10 और टॉफी पर बॉक्स है 2। तो कितने बॉक्स चाहिए? तो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 5। मतलब 5 नंबर ऑफ बॉक्स चाहिए, 5 बॉक्सेस चाहिए। वैसे ही हमने यहां किया टोटल पार्टिसिपेंट्स डिवाइडेड बाय पार्टिसिपेंट्स पर रूम। 12 से 12 से 252 को कैंसिल किया तो 21 रूम्स हमें मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और इसी के साथ हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है हर तरह से। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरी सारी वीडियो को आपने लाइक तो कर ही दिया है, मुझे पता है। तो केबी स्टडी के साथ बने रहिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मजेदार तरीके से पढ़ते रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के बारे में औरों को भी बताएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लेके आता रहूंगा। थैंक यू।